यदि हम वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 22 श्लोक 75 में जाते हैं तो हमें पता चलता है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, देवता और गंधर्वों ने नल का बनाया हुआ अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। अगर मैं आपको एक कहानी इन शॉर्ट में समझा तो जब श्री राम को सीता जी को छुड़ाने के लिए लंका जाना था तो बीच में जो ये राम सेतु की कहानी शुरू होती है, इन्हें नल और नील नाम के दो बंदरों ने 5 दिन में 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बनाया था। अब देखते हैं इस योजन का मतलब क्या होता है। अब कुछ हिंदू स्कॉलर्स ने एक योजन का जो माप दिया है वो होता है 8 मील इज इक्वल टू 12.8 किलोमीटर्स। अगर दूसरा देखें तो वो होता है 6 मील यानी 9.66 किलोमीटर्स और एक होता है 9 मील यानी 14.48 किलोमीटर्स। अब जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि नल और नील ने 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बनाया था। अब यदि हम वाल्मीकि रामायण के द्वारा बताए गए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े पुल को 8 मील वाली गणना से कैलकुलेट करते हैं तो आता है 12.8 किलोमीटर को अगर हम 100 योजन से इंटू करते हैं तो 1280 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा पुल आता है। और यदि हम 6 मील से गणना करते हैं तो आता है 9.66 को अगर हम करते हैं 100 योजन लंबे से तो आता है 966 किलोमीटर लंबा और 96.6 किलोमीटर चौड़ा। यदि 9 मील वाली कैलकुलेशन से 100 योजन लंबे पुल की गणना करते हैं तो 14.48 किलोमीटर होता है 1 मील बराबर। और इसको अगर 100 योजन से इंटू करते हैं तो 14.48 किलोमीटर लंबा और 144.8 किलोमीटर चौड़ा पुल आता है। यानी तीनों गणना का अगर हम राउंड फिगर निकाले तो कम से कम भी नहीं तो 1000 किलोमीटर तो होता ही होगा। अब मजे की बात है कि जिस चीज को ये राम सेतु कहते हैं, जो तलाई मन्नाट से रामेश्वरम की अगर बीच की दूरी मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ है कितनी किलोमीटर, 51 किलोमीटर। और उसके बीच में जो राम सेतु जिसे ये राम सेतु कहते हैं उसकी लंबाई है 35 किलोमीटर। यदि हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार 1000 किलोमीटर लंबे पुल की बात को मान भी लें और जो प्रेजेंट में आज के टाइम में जो राम सेतु जिसे राम सेतु कहते हैं वो है 35 किलोमीटर, यदि 1000 में से 35 को माइनस करते हैं तो आता है 965 किलोमीटर। तो अब हमारा सवाल अपने सनातनी भाइयों से, ये 965 किलोमीटर का पुल कहाँ चला गया? मुगल ले गए, अंग्रेज ले गए या तुम लोग खा गए भाई मेरे? क्योंकि अगर आप लोग कहते हो कि भूकंप आके पुल जमीन सरक गई तो भाई इतने सालों में कोई ऐसा भूकंप नहीं आया कि जमीन सरक गई और ना ही कोई और ऐसा कोई कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आई जिसकी वजह से आधा पुल गायब हो गया। तो ये तो बात तुम्हारी हो जाएगी फंस। तो अब आपके गले में ये राम सेतु ही इतनी बड़ी फांस बन गया है। पहले तो 1 लाख हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या धनुषकोडी और तलाई मन्नार क्या जो डिस्टेंस है उसके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं वास्तविकता में जो हमको देखने मिल रहा है और जो रामायण में लिखा हुआ है। इसके लिए मैं लगून्स ऑफ श्रीलंका फ्रॉम द ऑरिजिन्स टू द प्रेजेंट ये जो लिखा है EII सिल्वा, I कतुरुफा, D अमर सिंघे, H मेंथिरिथिलाके और रंजीत आर्यारत्ने जो कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर से रिसर्च साइंटिस्ट है, उनकी किताब का मैं हवाला लूंगा। और सारे मैप्स जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है, मैप्स आर नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये है आधुनिक लंका का स्ट्रक्चर, मगर आइस एज के समय जैसा हम यहाँ देख रहे हैं जो भारत और लंका जो था आपस में मिले हुए थे, एक पूरा पर्टिकुलर लैंड मास था, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं था, कोई दूरी नहीं था, पूरा संलग्न चिपका हुआ था श्रीलंका दक्षिण भारत से। आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु का ही पूरा अंग था प्राचीन श्रीलंका। लेकिन हॉलीसीन पीरियड यानी 12,000 बिफोर क्राइस्ट में नॉर्थ साउथ पोल और ग्रीनलैंड के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगे, जिसकी वजह से पूरे विश्व में समुद्र और ओशन का स्तर बहुत ही आकस्मिक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से श्रीलंका जो है, श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला जो ज़मीन का टुकड़ा था वो पूरी तरीके से ज़मीन पानी के नीचे चला गया। तो ये जो चीज़ है उस समय 3 से 4 आप पकड़ सकते हैं 7 मीटर तक समुद्र का स्तर पूरे विश्व में और ख़ास तौर से श्रीलंका के आसपास ये बढ़ गया था। हॉलीसीन और फिर बाद में मिड हॉलीसीन पीरियड में भी इस तरीके यानी
6450 से लेके 5130 बिफोर क्राइस्ट में भी तकरीबन ऐसे ही मिड होलोसिन पीरियड में वापस ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ऐसा हुआ था। यानी रामायण से पहले श्रीलंका तमिलनाडु का हिस्सा था, फिर बाद में हम जैसे जाफना में हमको देखने मिल रहा है कि मायोसिन पीरियड यानी कई करोड़ों साल पहले, रामायण से पहले वो जो जमीन का टुकड़ा था वो पानी के नीचे चला गया। फिर बाद में रामायण के बाद यानी 4219 बिफोर क्राइस्ट में वापस मिड होलोसिन पीरियड में वापस कुछ ग्लेशियर्स, हिम पर्वत पिघल गए और वो वापस नीचे चला गया। लेकिन लेट होलोसिन पीरियड में धीरे धीरे से पानी का स्तर कम होने लगा और जो जितने भी एटॉल, द्वीप समूह, टापू, जजीरा, लगून और पेनिनसुला थे, जमीन था, पर्वत था, वो प्लेटू था, वो सब ऊपर उठने लग गया और तभी जाकर मिड होलोसिन पीरियड में आज का आधुनिक श्रीलंका का आकार बना है। तो ये जो ईसाई हैं वो ये कहते हैं कि रावण का लंकापुरी उत्तर लंका में था, तलाई मन्नार के पास, क्योंकि वहीं पे राम सेतु खत्म होता है। तो ये इनका जो पूरा परिकल्पना, इसलिए वैसा सोचते हैं कि राम सेतु धनुषकोडी से बनता हुआ तलाई मन्नार तक आया और तलाई मन्नार के इलाके में ही लंकापुरी हुआ होगा। ये ऐसा ईसाइयों का मत है। अब ये जो ईसाई हैं इनका ये सोचना बिल्कुल ही गलत है, अनऐतिहासिक है और अवैज्ञानिक है और भूगोल शास्त्र के हिसाब से भी ये गलत है। मैं साबित कर दूंगा कि असली लंकापुरी किधर था। तो अब ये बिल्कुल असंभव इसलिए है क्योंकि रामायण युग से पहले मायोसिन युग में, मायोसिन एज में जो तलाई मन्नार और जाफना और पूरा उत्तरी लंका जो था वो पूरी तरीके से इंडियन ओशन में डूबा हुआ था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मायोसिन ग्लेशियल एज से लेकर मायोसिन एज तक जो हिम पर्वत पिघलते गए उसकी वजह से जो ज़मीन का टुकड़ा तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता था वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया था। तो यहाँ पे आप लोग जैसे 5000 बिफोर क्राइस्ट यानी लंका के समय श्रीलंका काफ़ी छोटा था और जो लंकापुरी जो इलाका था वो त्रिकुटा, आज का त्रिकुटा या पिदुरु तलगला एरिया जो है, जो मध्य सेंट्रल लंका में आज गिरता है, वहाँ पर था लंकापुरी, वहीं पर था त्रिकुटा और वहीं पर लंकापुरी या लंका का राजधानी था। और उस समय लंकापुरी या सेंट्रल लंका जो है वो समुद्र तट के बहुत ही करीब था। ये चीज़ वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 5.2.1 में है। त्रिकट शिखरे लंका स्थितांग स्वस्था ददर्शः Lankapuri city was located on the peak of Trikuta पर्वत while rest of Lanka was in the entire vicinity। यानी आज का जो सेंट्रल लंका है, कांडी इलाका है, जो पिदुरुतुलु गला शिखर पर्वत शिखर है, वहीं पर लंकापुरी पहले था और लंका का पूरा उत्तरी भाग जो था वो जमीन के नीचे था, आज की तरह नहीं था और उसका तट जो था त्रिकुटा के पास था और उसी त्रिकुटा के पास ही कुरुनेलगला पर्वत है जो कि संजीवनी पर्वत है। तो यानी ये जो गोलाकार में दिखाया है यही लंका युद्ध का क्षेत्र था और त्रिकुटा जो था वो उत्तरी लंका के हिस्से का बहुत ही नज़दीक था और उत्तरी लंका में जो समुद्र आता था वही उसी के पास त्रिकुटा था। क्योंकि एक बार हनुमान जब लंका में प्रवेश किए और वो जब समुद्र तट पर पहुंचे तो वहाँ से सीधा उनको लंकापुरी दिखने लगा, जैसा वाल्मीकि रामायण 5.1.213 5.2.1 यानी युद्ध कांड में दिया हुआ है। आप यहाँ पे खुद देखिए, इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उत्ताल तरंग मालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांघकर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकुट लंब नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखने लगे। यानी आज का अगर हम कांडी या जो त्रिकुटा क्षेत्र है वो काफी दूर है उत्तरी लंका के तट से, बीच साइड से, लेकिन रामायण में लिखा है कि तट पर उतरते ही उनको लंकापुरी और त्रिकुट दिखाई दिया। इसका इसी से साफ पता चल जाता है कि जो उत्तरी भाग था वो रामायण के समय में पूरा डूबा हुआ था, लेकिन इसीलिए जो राम सेतु था वो धनुषकोडी से बनता हुआ आज का जो डूबा हुआ तलाई मन्नार से आता हुआ सीधा कंडी क्षेत्र तक पहुंचा है और बाद में 4000 बिफोर क्राइस्ट में लेट होलोसिन
एज में जब वापस समुद्र का स्तर नीचे हो गया और सब पहाड़ ऊपर आ गए, भूमि ऊपर आने लगा, तो जो राम सेतु जो इतना तलाई मन्नार से लेके कंडी तक था, यानी वो पूरा इलाका जमीन में मिल गया, जमीन में विलुप्त हो गया, जमीन में मिलाप हो गया। इसलिए हम लोगों को तलाई मन्नार से कंडी तक का जो राम सेतु है आज हमको और देखने को नहीं मिलता है। हमको सिर्फ वही राम सेतु यानी धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक ही दिखता है जो अभी समुद्र के ऊपर है। फिर भी पास्टर एंजल वी चंद्रा का एक और सवाल अभी भी रह जाता है, वो ये कि धनुषकोडी से तलाई मन्नार राम सेतु 20 किलोमीटर है, तलाई मन्नार से कांडी या पिदुरु तलागला या त्रिकुट शिखर या त्रिकुट 180 किलोमीटर है। देयरफॉर टोटल राम सेतु इज इक्वल टू 20 + 180 विच इज इक्वल टू 200 किलोमीटर्स ओनली। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ईसाइयों को ज़्यादा कंसेशन देते हुए ये मान के चलता हूँ कि रामायण में जो 100 योजन का जो राम सेतु है, मैं उसे मान के चल रहा हूँ ईसाइयों की खुशी के लिए कि वो 2000 किलोमीटर का था। हालांकि 2000 किलोमीटर नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 2000 किलोमीटर का था। तो यानी धनुषकोडी से तलाई मन्नार आज हम देखते हैं कि राम सेतु सिर्फ 20 किलोमीटर, मैं मान के चलता हूँ ईसाइयों को खुश करने के लिए कि आज जो दिखता है राम सेतु सिर्फ 20 किलोमीटर का है। लेकिन रामायण के हिसाब से राम सेतु तो 100 योजन या 2000 किलोमीटर का है। तो यानी ये जो 200 किलोमीटर तो 100 योजन या 2000 किलोमीटर है नहीं, तो बाकी का 1800 किलोमीटर राम सेतु का 1800 किलोमीटर गया किधर, तो उसका जवाब हम खोजते हैं। तो अभी देखिए राम सेतु जो है वो टैक्टफुली ऐसे बनाया गया था जहां पर इंडियन ओशन काफी कम गहरा था। ये प्रमाणित होता है वाल्मीकि रामायण 5.22.81-85 से। यहां पर आप देखिएगा, सुग्रीवस्तु तथा प्राहंग राम सत्य पराक्रमम हनुमंतं त्वामारोह अंगदत्वथ लक्षण अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः वैहायसो युवो मेतो वानरो धारिष्यष्टः अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान रामर सलक्षणः। यानी इस तरीके से कह रहा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि जो स्तर छोटा था, स्तर पानी का लेवल कम था, इसीलिए कुछ जो वानर थे वो लोग तैर के जा रहे थे, कुछ वानर थे जो पुल के कोने को पकड़कर चल के आराम से जा रहे थे और पानी का स्तर कम था। इसीलिए अंगद ने लक्ष्मण को अपने कंधे पर और हनुमान ने राम को अपने कंधे पर लेकर गए ताकि वो पानी में भीगे नहीं। तो इसी से पता चलता है कि पानी का स्तर राम सेतु ऐसे बनाया गया कि पानी का स्तर जहां कम है वहां पे उन्होंने ये पत्थर डाल डालकर राम सेतु बनाया। और यही स्वाभाविक बात है और यही एक साइंटिफिक और लॉजिकल बात है। तो इसी से पता चल जाता है कि उन लोगों को अपना राम सेतु बनाने के लिए तलाई मल्लर, जो कि उस समय राम के युग में डूबा हुआ था, वहां से लेके लंका युद्ध जहां पे हुआ है कंडी क्षेत्र में, त्रिकुटा क्षेत्र में, लंकापुरी के पास, वहां आने के लिए उनको अपना सेतु को काफी घुमावदार, बलखाता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा बनाना पड़ा। जहां पर उनको कम गहराई मिला वहीं पर उन्होंने पत्थर डाला। आज जो 20 किलोमीटर राम सेतु देखते हैं वो भी पूरा सीधा नहीं है, उसमें भी काफ़ी बेंड है, काफ़ी कर्व है, काफ़ी घुमाव है। तो यानी अगर प्राचीन तलाई मन्नार से कंडी या लंकापुरी तक अगर उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग क्रूकेड कर्वेशियस राम सेतु अगर उन्होंने बनाया होगा ताकि वो जानबूझकर कम गहराई वाले क्षेत्रों पर रहे, जहाँ पे ज़मीन नीचे मिल रहा है वहाँ पर वो लोग राम सेतु बना सके, तो ऑब्वियस बात है कि सेतु का एक्चुअल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में सीधा रास्ता ही सबसे लंबा छोटा रास्ता होता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लंबा होता है। यानी अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट अगर सीधा लाइन खींचे तो वो सबसे शॉर्ट होगा, लेकिन अगर टेढ़ा मर कर जाए वही डिस्टेंस है, लेकिन हमको क्यूमुलेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है या सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए हालांकि तलाई मन्नार से आज का तलाई मन्नार से कंडी तक सिर्फ 180 किलोमीटर है, लेकिन चूंकि उन्होंने घुमावदार रास्ता बनाया, इसलिए अंततः वो एक्चुअली क्यूमुलेटिवली रियल सेंस में 100 योजन यानी 180 किलोमीटर से ज़्यादा, कम से कम 2000 किलोमीटर का कुल राम सेतु बन गया, क्योंकि उनको टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ा। एक तो राम सेतु टेढ़ा था धनुषकोडी से लेके तलाई मन्नार तक, फिर तलाई मन्नार से कंडी तक बनाने के लिए उनको और टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ा। इसीलिए वाल्मीकि ने भी माना कि वो 100 योजन का बन गया। और एक और चीज़ बता दो, राम सेतु का जो बनाने का जो प्रक्रिया था वो वैज्ञानिक था, वो तकनीकी
वजहों से बना, ना कि किसी जादू चमत्कार या किसी मिरेकल से। इट वाज जस्ट एन एविडेंस ऑफ प्योर टेक्नोलॉजी और एंड साइंस, यानी ये तकनीक और विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है, हिंदुओं के पुरुषार्थ का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि रामायण से पहले आइस एज के ज़माने में, मायोसिन के ज़माने में, लंका जो था तमिलनाडु का हिस्सा था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था। फिर मायोसिन पीरियड में धीरे धीरे करके वो ज़मीन का हिस्सा समुद्र के नीचे चला गया, समुद्र का स्तर बढ़ गया, यानी रामायण युग में वहाँ पर पानी जमा हुआ था। लेकिन उस पानी के जमने के बावजूद चूंकि नीचे ज़मीन था, पर्वत थे, प्लेट्यूज थे, इसलिए कहीं कहीं पर पानी उतना गहरा नहीं था। ये चीज नल और नील को मालूम था, क्योंकि दक्षिण भारत के हम्पी किष्किंधा क्षेत्र से थे। इसीलिए उन लोगों ने ऐसे जगह पर राम सेतु को टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया जहां पर पानी या समुद्र उतना गहरा नहीं था, जहां पे समुद्र के सतह के नीचे उठा हुआ जमीन ज्यादा था। इसलिए वो राम सेतु टेढ़ा मेढ़ा हुआ, शैलोअर पोर्शंस में बनाया इसलिए, और इसीलिए क्यूमुलेटिवली उसका जो डिस्टेंस है 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर बढ़कर एक्चुअली में 2000 किलोमीटर का उन लोगों ने सफर तय किया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो कई सारे बंदर थे वो राम सेतु के होते हुए भी आराम से वो चल के जा रहे थे, पानी में ही चल के जा रहे थे, सिर्फ पुल को उन्होंने सपोर्ट के लिए पकड़कर वो आराम से चलते गए। तो ये तभी संभव है जब नीचे ज़मीन हो और गहराई उतना ना हो। तो इसी से पता चल जाता है कि पहले जो ज़मीन जो गिर गया था, पानी के नीचे चला गया था, उसी के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी विट्टी पत्थर वत्थर डालकर उन्होंने राम सेतु बनाया। पत्थर भी उन्होंने प्यूमिस स्टोन्स बनाया, जो कि वजनदार होते हैं लेकिन फिर भी पानी में डूबते नहीं हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल के जो लावा है उसका गर्म होने के बाद, कड़क हो जाने के बाद जो पत्थर बनता है वो पत्थर होता है प्यूमिस स्टोन्स, और वो कभी पानी में डूबता नहीं है, और उन्हीं पत्थरों से ये बनाया गया था। जो 2002 में जब नासा की एक सैटेलाइट ने राम सेतु का पिक्चर लिया, अचानक से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आ गया राम सेतु पे, क्योंकि नासा के वो पिक्चर से भी लग रहा था कि ये कोई रैंडम आइलैंड चेन नहीं, बल्कि एक बीच बीच में टूटा हुआ ब्रिज की तरह है। तो फिर कुछ रिसर्चर्स ने फिर से इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया, और इस बार जो सबूत निकल के आया वो साइंटिफिक कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। जियोलॉजी का रूल है कि आप जमीन पे जितना खोदोगे आपको मिट्टी का उतना पुराना स्तर मिलता जाएगा। मतलब मिट्टी की ऊपरी हिस्सा सबसे नया होता है और एकदम नीचे का हिस्सा सबसे पुराना। कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का स्तर नीचे वाला से ज्यादा पुराना हो, पर राम सेतु को निरीक्षण करने वाले रिसर्चर्स को ऐसा ही देखने को मिला। वो देखे कि राम सेतु के पत्थर के नीचे जो रेत का स्तर है वो 4000 साल पुराना है, पर उसके ऊपर का पत्थर 7000 साल से भी ज्यादा पुराना है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये असंभव है। यहाँ रेत को होना चाहिए था पत्थर से ज्यादा पुराना। इस नया इंफॉर्मेशन से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि पत्थर को कोई दूसरी जगह से लाया गया था और ये सेतु का निर्माण किया गया था, कोई प्राकृतिक उपाय से नहीं बना था। अब सवाल ये उठता है कि फिर किसने बनाया था ये ब्रिज? इतना लंबा ये सेतु बनाने में जितना पत्थर काटना पड़ा था और वो पत्थर उठा के लेके जाना, फिर वो सही जगह पे डालना, उसके बाद दिशा सही रख के दूसरी किनारे पे पहुंचना, ये तो बस एक डिसिप्लिन्ड आर्मी ही कर सकता था। पर दोस्तों ये सब बातें कोई साइंटिफिक जर्नल में नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी ने अगर ऐसा कोई आभास भी दिया कि राम सेतु के बनने के पीछे सचमुच श्री राम और उनके वानर सेना हो सकते हैं, तो उनका करियर तो वहीं पे खत्म।
जिस बात का कोई पक्का साइंटिफिक सबूत ना हो वो साइंटिफिक जर्नल में कभी नहीं निकलेगा। पर यहीं पे रुक जाता है साइंस का एक्सप्लेनेशन। जितना भी सबूत रिसर्चर्स को मिला उससे बस एक ही बात स्पष्ट होता है कि राम सेतु को बनाने वाले थे स्वयं श्री राम।